गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट राजस्थान ज्योग्राफी, जो सेकंड पेपर चलता है में टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम पुनः शुरुआत से ही पढ़ते हैं। बड़े क्वेश्चनों के साथ करते हैं शुरुआत। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। अब इन 4 भौतिक प्रदेश में देखें कुल भूभाग का प्रतिशत, कौन से भौतिक प्रदेश का कितना भूभाग है। तो पश्चिमी रेतीला मैदान कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 61.11% भूभाग पर है। और जनसंख्या की बात करें तो इस भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश देखें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% भूभाग पर फैला हुआ है, जबकि इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.03% भूभाग पर फैला हुआ है। इसमें जनसंख्या की बात करें तो 39% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.86% भूभाग पर फैला है, जबकि इसमें जनसंख्या की बात करें तो 11% जनसंख्या निवास करती है। अब देखें पश्चिमी रेतीला मैदान, अलग अलग से इनका आप देखेंगे, अलग अलग भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला पश्चिमी रेतीला मैदान, इस पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। पहला कौन सा है? शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। इससे पहले पश्चिमी रेतीला मैदान की बात करें तो पश्चिमी रेतीले मैदान में 12 जिलों को शामिल किया गया है। राजस्थान के 12 जिले हैं, उनको शामिल किया गया है, जिनमें देखें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, चूरू, नागौर, सीकर और झुंझुनू। इन 12 जिलों को किस में शामिल किया गया है? इस पश्चिमी रेतीले मैदान में। अब पश्चिमी रेतीले मैदान की कुछ विशेषताओं की बात करें तो पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है, जबकि इसमें देखें मध्यजीवी कल्प में पश्चिमी रेतीला मैदान किसका अवशेष था? तैथिस सागर का अवशेष था, जिसकी प्रमाणिकता यहाँ की क्या बताते हैं? जो लवणीय मृदा है और खारे पानी की झीलें हैं। इस पश्चिमी रेतीले मैदान की बात करें तो इसमें टर्सरी कल्प का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और इसके अलावा प्राकृतिक तेल गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। और इस पश्चिमी रेतीले मैदान की उत्पत्ति की बात करें तो इस पश्चिमी रेतीले मैदान की उत्पत्ति क्वार्टरी कल्प के प्लेस्टोसीन हिमयुग में हुई थी। और इनकी एक अहम विशेषता है कि पश्चिमी रेतीले मैदान में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व में जो सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है इसी पश्चिमी रेतीले मैदान में देखने को मिलती है। चाहे जनसंख्या घनत्व देख लो, वनस्पति देख लो और खनिज संसाधन। अब देखें
पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क प्रदेश में देखें, पश्चिमी रेतीले मैदान में शुष्क प्रदेशों की पूरी सीमा का निर्धारण 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। क्षेत्र देखें, इस कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर, पश्चिमी नागौर, पश्चिमी चूरू और दक्षिणी गंगानगर जिलों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। शुष्क रेतीले मैदान को दो उपविभागों में बांटा गया है। दो उपविभाग कौन कौन से हैं, शुष्क बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इस प्रदेश में निम्न बालू का स्तूप पाए जाते हैं। वो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, ये हवा के क्या बनते हैं, समानांतर बनते हैं। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। सर्वाधिक की बात करें तो ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हैं, सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें तो हवा के समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं इनको क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का कहा जाता है। और सर्वाधिक की बात करें तो ये सर्वाधिक राजस्थान में बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, बरखान बालू का स्तूप, तो अर्धचंद्राकार आकृति में फैले होते हैं और इनका पवना विमुखी ढाल तो कैसा होता है, उत्तल, और पवन विमुखी ढाल इसमें अवतल पाया जाता है। बरखान की दोनों भुजाएं पवन की आगे जाने की दिशा को बताते हैं और ये सर्वाधिक सूरतगढ़, जैसलमेर, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सीप देखें तो हवा की दिशा बदलने से बरखान की एक भुजा फट जाए और एक भुजा शेष रह जाए, वो शेष बची हुई भुजा क्या कहलाती है, सीप कहलाती है। पैराबोलिक या परवलिक बालू का स्तूप की बात करें तो जैसे ही बरखान की विपरीत बनी बालू का स्तूप की आकृति हवा के बदलने से, हवा की विपरीत साइड से चलने से बरखान की विपरीत जो आकृति बनती है उसको परवलिक बालू का स्तूप कहते हैं। तारा बालू का स्तूप की बात करें तो जब बालू का स्तूप की 3 से अधिक भुजाओं का विकास हो जाता है तो उसे तारा बालू का स्तूप कहते हैं। सब्र काफिज बालू का स्तूप की बात करें तो पेड़ पौधे तथा झाड़ियों के निकट पाए जाने वाले बालू का स्तूपों को सब्र काफिज बालू का स्तूप कहते हैं। धीरयान की बात करें तो स्थानांतरित बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, धीरयान कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो यह भूभाग पश्चिमी रेतीले मैदान में जैसलमेर में पोखरण से लेकर के जोधपुर में फलोदी तक 85,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस भूभाग में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह भूभाग पथरीला और चट्टानी युक्त है और कुल भूभाग के 41.5% भूभाग पर पाया जाता है। इस क्षेत्र में बात करें तो इस क्षेत्र में आकलवुड वो जो फॉसिल पार्क है वो इसी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट बात करें अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है और अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। लूणी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, अंतःप्रवाही प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश, घग्गर बेसिन। लूणी बेसिन देखें तो इस क्षेत्र में पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर जिले आते हैं। लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और लूणी नदी का अंतिम जो दलदली क्षेत्र है जालौर जिले में उसको नेहड़ के नाम से जाना जाता है। नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, कुबड़ पट्टी पाई जाती है और इस क्षेत्र में माइकोनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जो कि लवणता युक्त हैं। केशिका की क्रिया के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। अंतःप्रवाही क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू और चूरू तीनों जिलों का क्षेत्र आता है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, कांतली है, जिसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में जो मुख्य वृक्ष है वो कौन सा है, खेजड़ी है। 2 बालू का स्तूपों के बीच वर्षा काल में जल भर जाने से छोटे छोटे तालाबों का जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, सरिया सरोवर कहते हैं।
घग्गर बेसिन की बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में इसका वो पाया जाता है, क्षेत्र पाया जाता है। प्राचीन काल में घग्गर नदी के स्थान पर सरस्वती नदी बहती थी, जो वर्तमान में प्राय लुप्त हो चुकी है। उसको मृत या नट नदी भी कहते हैं और घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। अब पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित शब्दावली की बात करें, टाट या रन। दो बालू का स्तूपों के मध्य दलदली क्षेत्र को स्थानीय भाषा में टाट या रन कहा जाता है। मरुस्थल का मार्च, बालू का स्तूपों को निरंतर पूर्व की ओर बढ़ना या पूर्व की ओर लगातार स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च। कारवा या गासी, दो बालू का स्तूपों के मध्य निकलने वाले ऊंटों के काफिले को क्या कहते हैं? कारवा या गासी। लाठी सीरी क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाने वाले मीठे जल की भूगर्भीय जो जलीय पट्टी है उसको क्या कहते हैं? लाठी सीरी क्षेत्र। इस क्षेत्र में चांदन नलकूप पाया जाता है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है और सेवण घास भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा देखें, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई। राज्य में अरावली की लंबाई की बात करें 550 किलोमीटर है, जबकि अरावली की कुल लंबाई खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लेकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर है और राजस्थान में अरावली का 80% भाग पाया जाता है। अरावली की उत्पत्ति की बात करें तो अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई और यह एक कैसा है? वलित पर्वत है जिसकी तुलना अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अरावली की पर्वतमाला राजस्थान की कुल भूभाग के 9% भूभाग पर पाई जाती है। जनसंख्या इसमें कितनी है? 10% निवास करती है। विस्तार देखें अरावली का तो खेड़ब्रह्मा पालनपुर से शुरुआत होती है, वहां से लेकर राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, हरियाणा लेकर दिल्ली तक पाई जाती है। अरावली को 3 भागों में बांटा जा सकता है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली। दक्षिणी अरावली में देखें तो दक्षिणी अरावली का विस्तार दक्षिणी सिरोही से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक पाया जाता है। इस भाग में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती जैसे गुरु शकर 1722 मीटर, शेर हो गई 1597 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा 1431 मीटर और अचलगढ़ 1380 मीटर। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली का विस्तार देवगढ़ राजसमंद से सांबर जयपुर तक पाया जाता है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो तारागढ़ है जिसकी लंबाई 873 मीटर है। मेरवाड़ा की पहाड़ियों की बात करें तो राजस्थान की अरावली में वे पहाड़ियां जो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती हैं उनको मेरवाड़ की पहाड़ियां कहते हैं। उत्तरी पूर्वी अरावली की बात करें तो उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार सांबर झील जयपुर से लेकर अलवर, सीकर तथा खेतड़ी सिंगाना तक पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। अब अरावली में कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं जैसे पीपली, परवेलिया, कछवाली, सरूपा घाट, ये तो अजमेर में, खामले दर्रा, गोरम घाट दर्रा राजसमंद में, बर देसूरी की नाल पाली में, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, सुरा घाट, हाथी नाल उदयपुर में। अब राजस्थान की पठार की बात करें तो राजस्थान में पठार ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का जो पठार पाया जाता है चित्तौड़गढ़ के भैंसरोगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक पाया जाता है। भोराट पठार की बात करें तो यह कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक पाया जाता है। उड़िया के पठार की बात करें तो सिरोही में है, ऊंचाई 1360 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। लसाड़िया पठार की बात करें तो राजसमंद झील की पूर्वी क्षेत्र का जो कटापटा भूभाग है लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। भाकर क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी सिरोही में पाई जाने वाली वे पहाड़ियाँ जिनका पूर्वी ढाल अत्यधिक तीव्र पाया जाता है और जहाँ पर गरासिया जनजाति निवास करती है, भाकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गिरवा क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर के चारों ओर पाई जाने वाली तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जाना जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।